अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डिस्कनेक्शन अप्रोच या फिर रेट्रोसिंथेसिस। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको तफसील से उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में आपको बताया और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया जो आगे चलकर हम इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे लिए काफी यूजफुल होंगे। आज लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग फॉर रेट्रोसिंथेसिस कि जब भी आपके पास कोई टारगेट मॉलिक्यूल है और आपने उसकी रेट्रोसिंथेसिस करनी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से प्लान्स को फॉलो करना चाहिए या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज पर अमल करना चाहिए, या मैं आम अल्फाज में कहूं तो आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद जब जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफरेंट कंपाउंड्स की रेट्रोसिंथेसिस को स्टडी करेंगे साथ साथ मैं आपको उनके रूल्स बताता चला जाऊंगा। तो आज जो हमने बेसिक रूल्स पढ़ने हैं उनमें सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आपने किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल की रेट्रोसिंथेसिस करनी है तो उस वक्त सबसे पहला जो रूल आपको फॉलो करना चाहिए वो है जी कंसीडर a wide range of possibilities। कि लेट्स सपोज आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं ए बी सी डी ई एंड एफ। ये मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है और मैं इसकी रेट्रोसिंथेसिस करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात जो आपने रेट्रोसिंथेसिस के वक्त जहन में रखनी है वो ये है कि आपने तमाम पॉसिबिलिटीज को जहन में रखना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास जो सेंथोन्स बनेंगे और उनके इक्विवेलेंट रिएजेंट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। फिर अगर मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट करता हूं तो फिर जो मेरे पास सेंथोन्स बनेंगे वो किस तरीके के होंगे। सिमिलरली अगर मैं इसे यहां से डिस्कनेक्ट करूं तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो किस तरीके से आ सकती हैं, ये कौन से सेंथोन्स बनेंगे। तो जब भी आपने रेट्रोसिंथेसिस करनी है किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल की तो आपने तमाम तर पॉसिबिलिटीज को देखना है कि अगर मैं इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करूं तो क्या होगा, अगर मैं इस बॉन्ड की डिस्कनेक्शन करूं तो क्या होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि रेट्रोसिंथेसिस इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। तो इसके लिए आपके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इमेजिनेशन and the second and the most important part is your background knowledge। कि रेट्रोसिंथेसिस करते वक्त आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से क्लीव करूं तो आप जो है कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है। और दूसरी चीज है बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज ये हेल्प करता है कि लेट्स सपोज आपने पॉसिबिलिटी सोची अगर मैंने इसको यहां से तोड़ा तो जो दो सेंथोन्स बनेंगे उनके दरमियान कौन सा केमिकल रिएक्शन करवा के मैं वापस अपना टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवा सकता हूं। तो बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप इमेजिन करते हैं कि अगर मैंने इस टारगेट मॉलिक्यूल को इस तरीके से तोड़ा तो मेरे पास कौन कौन से सेंथोन्स आएंगे। तो सबसे पहले रूल जो है कि आपने कंसीडर अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, आपने तमाम पॉसिबिलिटीज को देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल की रेट्रोसिंथेसिस करने के लिए वो ये है कि यूज कन्वर्जेंट सिंथेसिस इन कंपैरिजन विद द लीनियर सिंथेसिस। कि आपने लीनियर सिंथेसिस की बजाय कन्वर्जेंट सिंथेसिस का इस्तेमाल करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर सिंथेसिस क्या है। लीनियर सिंथेसिस ये है, लेट्स सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है और मैं इसकी जी रेट्रोसिंथेसिस करना चाहता हूं। तो लीनियर सिंथेसिस का मतलब ये है, एक्चुअली लीनियर सिंथेसिस या कन्वर्जेंट सिंथेसिस ये है कि आपने मॉलिक्यूल्स या रिएजेंट्स को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है। क्योंकि अब हम रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं तो हम इसको जो है उसी कांसेप्ट में लेंगे कि एक टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़कर डिस्कनेक्ट करके हम उसके रिएजेंट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसकी लीनियर सिंथेसिस की बात करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप। यानी सबसे पहले मैं इस बॉन्ड को जो है
क्लीव करूंगा और मेरे पास जो कंपाउंड आएगा या मेरे पास दो इक्विवेलेंट रिएजेंट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ए बी सी डी ई एंड प्लस एफ। तो जब मैंने इसको यहां से डिस्कनेक्ट किया तो मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम एटम्स को, एक एक एटम को जो है वो डिस्कनेक्ट करता चला जाऊंगा। तो इस तरीके से जो मेरे पास सिंथेसिस आएगी वो क्या होती है जी, लीनियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, मैं इसको यहां से जी डिस्कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास जो सेंथोन्स होंगे, क्योंकि वो चार्ज स्पीशीज होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाते हैं, उनके इक्विवेलेंट रिएजेंट। तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे, ए बी सी डी प्लस हमारे पास क्या होगा जी, ई। क्लियर होगी बात। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा इक्विवेलेंट रिएजेंट वो कुछ इस तरीके से होंगे, ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी प्लस हमारे पास जो है वो डी। ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉन्ड को क्लीव करूंगा और मेरे पास जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रिएजेंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, बी प्लस सी। और लास्ट स्टेप में मैं जब इस बॉन्ड की क्लीवेज करूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रिएजेंट आएंगे वो क्या आएंगे, ए प्लस बी। तो ये थी लीनियर सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप के एक एक बॉन्ड का हम क्या करते जाते हैं, डिस्कनेक्शन। अब आपने ये बात गौर करनी है कि इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इट इज अ 5 स्टेप सिंथेसिस। अब वो बात करता है कि आपने लीनियर सिंथेसिस के बजाय कन्वर्जेंट सिंथेसिस इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि लीनियर सिंथेसिस के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप होती है, तो ये डिपेंडेंट होती है कि ये आपने सबसे पहले इसको तोड़ना है, फिर इसको तोड़ना है, फिर इसको तोड़ना है, नेक्स्ट आपने एक तरतीब से चलना है, यानी आप डिपेंडेंट हो जाते हैं मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे इट इज अ डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ सिंथेसिस। दूसरी बात ये है कि आप देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, तकरीबन 5 स्टेप इन्वॉल्व है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग के अलावा जब इसमें क्योंकि ज्यादा सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, और जब ज्यादा सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो हमारे पास चांसेस ऑफ फेलियर या कोई भी गलती के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो चांसेस ऑफ फेलियर इंक्रीज। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लीनियर सिंथेसिस होती है, लीनियर सिंथेसिस के दौरान हमारे पास जब हम लेट्स सपोज कुछ रिएजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको जोड़ते जाएंगे और हमारे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बना। हमने एक लीनियर सिंथेसिस करके जब हम टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा उसकी यील्ड क्या होगी, कम होगी। परसेंटेज यील्ड ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल इज लेस। परसेंटेज yield of target molecule is less। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन साफ बात यही है कि लेट्स सपोज मैंने सबसे पहले इन दो रिएजेंट्स को मिलाया, फिर साथ इसके मैं जब तीसरा रिएजेंट मिलाऊंगा तो मेरे पास ए और बी की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। साथ जब हमारे पास ए बी और सी, और जब नेक्स्ट रिएजेंट का मैं इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो इसमें से ए बी और सी की जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इस रिएजेंट का इसके साथ रिएक्ट करवाता हूं तो इन सब का कुछ कुछ पोर्शन इसके साथ रिएक्ट करता है। तो हमारे पास जैसे जैसे ऊपर नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करते जाएंगे और हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर इस तमाम की, या आप ओवरऑल कहते हैं कि टारगेट मॉलिक्यूल की जो परसेंटेज यील्ड है वो क्या होती है, कम। तो डियर स्टूडेंट ये थी लीनियर सिंथेसिस। इसके मुकाबले में वो कहता है कि जब भी आपने टारगेट मॉलिक्यूल की रेट्रोसिंथेसिस करनी है आपने लीनियर सिंथेसिस के बजाय कन्वर्जेंट सिंथेसिस का इस्तेमाल करना है। तो अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट सिंथेसिस क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स जो दूसरी टाइप की हमारे पास सिंथेसिस है वो है जी कन्वर्जेंट सिंथेसिस। तो कन्वर्जेंट सिंथेसिस ज्यादातर जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और साथ साथ मोस्टली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है।
दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट होती है। अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, तो इसकी मैं बॉन्ड क्लीवेज कहीं से भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवा दूं, इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, मैं चाहूं तो इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दूं, मैं चाहूं तो इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दूं। तो ये कन्वर्जेंट सिंथेसिस की ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि हम इसके अंदर इंडिपेंडेंटली बॉन्ड डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। एज कंपेयर टू दिस, जब मैंने आपको लीनियर सिंथेसिस अभी पढ़ाई तो उसमें क्या था, उसमें आप डिपेंडेंट होते हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉन्ड की क्लीवेज या उसकी डिस्कनेक्शन करनी है। अब इंडिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास जो इसके इक्विवेलेंट रिएजेंट्स बनते हैं वो कुछ ये होंगे, ए बॉन्ड बी और उसके साथ हमारे पास सी डी ई एंड एफ। तो ये था हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से क्लीव करवाता हूं और इसको यहां से क्लीव करवाता हूं। तो मेरे पास जो रिएजेंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ए प्लस बी उसके साथ सी डी प्लस ई एंड एफ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों की क्या करवाता हूं, क्लीवेज। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास जो रिएजेंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, सी प्लस डी और उसके साथ हमारे पास ई प्लस एफ। तो कन्वर्जेंट सिंथेसिस में आपने ये देखा कि मैंने टोटली 1, 2 और 3 स्टेप के अंदर एक टारगेट मॉलिक्यूल को इक्विवेलेंट रिएजेंट्स के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। इस एज कंपेयर टू दिस अगर लीनियर सिंथेसिस करते तो उसमें क्या होता, 5 स्टेप के अंदर हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल जो है रिएजेंट्स के अंदर डिस्कनेक्ट होता है। अब इसका ये फायदा ये है कि जब आपने 3 स्टेप के अंदर जल्द से जल्द अपने टारगेट मॉलिक्यूल को रिएजेंट्स में कन्वर्ट कर लिया तो उसकी वजह से ये है कि आपकी जो टाइम की है वो क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, टाइम सेविंग। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ स्टेप्स जो है इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से आपकी जो सक्सेस के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें इसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक स्टेप में जब मैं इसकी बैक सिंथेसिस करूंगा तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को मैं इसके साथ मिलाऊंगा। हमारे पास जो है ये और ये जो है मॉलिक्यूल्स बनेंगे और आखिरी स्टेप में मैं क्या है कि इन दो को मिलाकर अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना लूंगा। अब खास बात ये है कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब मैंने इसको यहां से थोड़ा, यहां से तोड़ सकता हूं, यहां से तोड़ सकता हूं, जहां से मेरा दिल करे। तो मैंने इसको यहां से तोड़ा तो मेरे पास ये 2 रिएजेंट्स मिले। अब ये जो 2 रिएजेंट्स हैं ये सेपरेट यानी सेपरेटली एक दूसरे से हम तैयार करवा सकते हैं और आखिरी स्टेप में मैं इन दोनों को रिएक्ट करवा के अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना सकता हूं। अब क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा उसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेप्स तो इन्वॉल्व है नहीं और ना ही रिएजेंट्स ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। मैंने क्या किया, सेपरेट इन दोनों को बना लिया और इसको बना लिया और लास्ट स्टेप में मैंने इन दोनों का रिएक्शन करवा के अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना लिया। तो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में मैंने अपना टारगेट मॉलिक्यूल डियर स्टूडेंट्स तैयार करवाया, जिसकी वजह से मेरे पास इसकी जो परसेंटेज यील्ड है वो क्या होगी, हाई। तो मैं लिख सकता हूं परसेंटेज यील्ड ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल बाय कन्वर्जेंट सिंथेसिस इज हायर। परसेंटेज यील्ड of target molecule is higher than the percentage yield of target molecule in the linear synthesis। तो ये रेट्रो सिंथेसिस जब भी आपने किसी टारगेट मॉलिक्यूल की करनी है तो आपने बिल्कुल भी लीनियर सिंथेसिस का इस्तेमाल नहीं करना। आपने कौन सी सिंथेसिस इस्तेमाल करनी है, कन्वर्जेंट सिंथेसिस, जिसका फायदा ये है कि आप अपने टारगेट मॉलिक्यूल को जल्द से जल्द इन द लेस नंबर ऑफ स्टेप्स फिजिबल रिएजेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और बैक जब आप फिर दोबारा उसकी सिंथेसिस करना चाहें तो आप उन रिएजेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा के अपना टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी से तैयार करवा सकते हैं और उस टारगेट मॉलिक्यूल की परसेंटेज यील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लानिंग या स्ट्रेटजी या आप रूल कह सकते हैं रेट्रोसिंथेसिस करते वक्त, वो ये है कि रिकॉग्नाइज the functional group।
कि आपके पास कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल है तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आप उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करें। अब फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी की जो असल वजह है वो क्या होती है, उनका फंक्शनल ग्रुप। तो आप जब भी किसी भी कंपाउंड का या किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर लेते हैं या उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किन सेंथोन्स के या किन रिएजेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से बना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एस्टर की एग्जांपल दी थी, तो जैसे ही आप टारगेट मॉलिक्यूल में देखते हैं कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो डियर स्टूडेंट्स आप फौरन ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में रिएक्ट करने से कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है, एस्टर, या आपके पास एक एस्टर बनता है। तो आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के बाद ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टारगेट मॉलिक्यूल किन रिएजेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से बना है। तो अगर आप इस प्लान को तहत चलते हैं कि आप उसके फंक्शनल ग्रुप को पहचाने तो ये आपके लिए उन रिएजेंट्स को ढूंढने में बहुत फायदेमंद साबित होता है जिनके जरिए आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है हमारे पास वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि अगर किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल में हेटेरोएटम मौजूद है तो आपने कोशिश ये करनी है प्रेफरेबली आपने हेटेरोएटम का बॉन्ड जो है वो तोड़ना है बजाय कि आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड के। तो मैं लिख सकता हूं बॉन्ड विथ हेटेरोएटम इज डिस्कनेक्टेड प्रेफरेबली। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है जी क्लोरीन, उसके साथ ऑक्सीजन और ये लेट्स सपोज ये मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें एक ये बॉन्ड मौजूद है और एक ये बॉन्ड मौजूद है। अब आप ये देख सकते हैं और इसके साथ साथ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी मौजूद है ए बी एंड सी। अब पहली बात तो ये है कि आपने वो बॉन्ड क्लीव करना है जो कार्बन का हेटेरोएटम के साथ हो। तो आप इसमें देखें कि ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड है, इसको आप प्रेफरेबली तोड़ नहीं सकते। इसके अलावा ये कार्बन और ऑक्सीजन का एक हेटेरोएटम के साथ बॉन्ड मौजूद है, आप इसको तोड़ सकते हैं। और दूसरा इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये भी एक हेटेरोएटम का बॉन्ड है, आप इसको भी तोड़ सकते हैं। तो इन तीनों के कंपैरिजन में जो प्रेफरेबली है वो क्या है जी, ए फिलहाल इस रूल के मुताबिक ए और बी को आप प्रेफर करेंगे सी से, ठीक है, आप ए और बी को प्रेफर करेंगे सी से। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपके पास बेंजीन के साथ बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड बॉन्ड है हेटेरोएटम का और उसके साथ साथ उसी कंपाउंड में एक ऐसा बॉन्ड भी मौजूद है जो बेंजीन के साथ अटैच्ड बॉन्ड के नेक्स्ट में मौजूद है, यानी देखें ये बेंजीन के साथ अटैच्ड बॉन्ड है, ठीक है, और इसी तरीके से ये भी बेंजीन के साथ अटैच्ड बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर इस अटैच्ड बॉन्ड के बाद भी एक जो है कार्बन और हेटेरोएटम का बॉन्ड मौजूद है। तो अगर आप ए और सी के कंपैरिजन करें तो इसके अंदर से आपने बल्कि सॉरी ए और बी का जब आप कंपैरिजन करें तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसमें से बी को प्रेफर करना है, यानी आपने तोड़ना है उस बॉन्ड को जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच बॉन्ड के नेक्स्ट पे मौजूद हो। सो नेक्स्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं एंड डिस्कनेक्ट द बॉन्ड नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड जो बॉन्ड है उससे नेक्स्ट वाला बॉन्ड जो है आप वो प्रेफरेबली तोड़ेंगे। इसके फायदे क्या है ये जब हम नेक्स्ट आगे जाकर एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिस्कनेक्शन करेंगे, रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो मेन बात आपने ये याद रखनी है कि पहली बात कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड मौजूद है और कार्बन और हेटेरोएटम का बॉन्ड मौजूद है, तो प्रेफरेबली आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ना है जो कार्बन और हेटेरोएटम का है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर बेंजीन के साथ अटैच्ड बॉन्ड है हेटेरोएटम का और दूसरी तरफ बेंजीन के साथ एक बॉन्ड है उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड हेटेरोएटम के साथ मौजूद है,
तो आपने प्रेफर करना है बी को। तो आपने जो है बी इज प्रेफरेबली ब्रोकन देन द बॉन्ड ए। तो आपने इस तरीके से इसकी क्या करनी है, डिस्कनेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो प्रेफरेबली है मैं दो बॉन्ड्स तोड़ सकता हूं, वो या तो मैं यहां से डिस्कनेक्शन कर सकता हूं और या तो फिर मैं यहां से डिस्कनेक्शन कर सकता हूं। सबसे ज्यादा प्रेफर मैं करूंगा इस बॉन्ड को, कार्बन और ये ऑक्सीजन का जो हाइड्रोएटम का बॉन्ड है उसको तोड़ना। उसके बाद जो है इसकी प्रेफरेंस है। तो अगर मैं लेट्स सपोज ए बॉन्ड को जो है वो डिस्कनेक्ट करता हूं, तो मेरे पास जो सिंथोन्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, क्लोरीन। अब क्योंकि देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसलिए जब इस बॉन्ड की हेटेरोलिटिक क्लीवेज की जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेरे पास जो सिंथोन्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं, क्लोरीन, उसके बाद ये ऑक्सीजन और इसके पास माइनस चार्ज। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो सिंथोन्स बनते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो हम फौरन इनके क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट रिएजेंट। तो इसके साथ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास इसके लिए जो रिएजेंट होगा वो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जुड़ा होगा, और इसके साथ जो हमारे पास रिएजेंट है वो यहाँ पर एक जो है H+ जो है वो हम जोड़ेंगे। तो अगर मैं इस टारगेट मॉलिक्यूल को यहाँ से ए बॉन्ड से ब्रेक करवाता हूँ तो मेरे पास ये इक्विवेलेंट रिएजेंट्स बनते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस बॉन्ड को जो है बी बॉन्ड से ब्रेक करूँ इस टारगेट मॉलिक्यूल को, तो मेरे पास जो सिंथोन्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, क्लोरीन। और क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेरे पास पहला सिंथोन ये बनेगा और दूसरा सिंथोन जो है डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से होगा, क्लोरीन, और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब क्योंकि ये सिंथोन्स जो है ये क्या होते हैं, चार्ज है, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं। तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट रिएजेंट लिखते हैं, जो स्टेबल होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ जी पॉजिटिव एटम जुड़ेगा लाइक हाइड्रोजन, और इसके लिए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर एक क्लोरीन जो है हम जोड़ते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिंथोन्स बनते हैं और उनके रिएजेंट्स बनते हैं जब हम इस टारगेट मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट तरीकों से क्लीव करवाते हैं। तो जो सबसे प्रेफर तरीका है वो आपका जी ये वाला है, उसके बाद जो ये वाला है। अगर कंडीशंस आपने देखनी है टारगेट मॉलिक्यूल में, अगर तो बेंजीन के साथ अटैच बॉन्ड के नेक्स्ट एटम अगर कोई हेटेरो बॉन्ड मौजूद हो हेटेरो एटम के साथ, तो आप प्रेफर करेंगे उसको तोड़ना। लेकिन अगर यहाँ पर ये बॉन्ड मौजूद ना हो, दोनों ही लिंक के साथ जुड़े हों, तो फिर आप जो है जो मर्जी वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल कंडीशन तकरीबन आ जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पांचवा और हमारे पास लास्ट जो प्रिंसिपल है वो कुछ ये है कि डिस्कनेक्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स या स्पीशीज फर्स्ट। कि आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है और उसमें रिएक्टिव स्पीशीज मौजूद है, तो सबसे पहले काम या जो रूल आपने फॉलो ये करना है कि आपने जो रिएक्टिव स्पीशीज है उनको डिस्कनेक्ट करना है। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि अगर रिएक्टिव स्पीशीज उस टारगेट मॉलिक्यूल में आप पहले डिस्कनेक्ट नहीं करते तो वो जो रिएक्टिव स्पीशीज हैं डियर स्टूडेंट्स वो दूसरे रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करती हैं और अनवांटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास बनती हैं। अनवांटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, जिसके नतीजे में क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो टारगेट मॉलिक्यूल हम बनाना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं बनेगा। तो सबसे पहले रूल ये आपने फॉलो करना है कि फंक्शनल ग्रुप या कोई एक्टिव स्पीशीज उसके अंदर मौजूद है तो आपने उनको डिस्कनेक्ट करना है प्रायोरिटी पे, ताकि वो दूसरी रिएजेंट्स के साथ या उनके साथ रिएक्ट करके अनवांटेड प्रोडक्ट्स ना बनाए और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो। इसके साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी आपने मद्देनजर रखना होता है, और नेक्स्ट आगे जब हम चलेंगे तो डिफरेंट और भी बेसिक रूल्स हैं तो वो हम स्टडी करेंगे।
अब ये कुछ बेसिक रूल्स थे या स्ट्रेटजीज थी कि जब भी आपने डियर स्टूडेंट्स किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल की रेट्रोसिंथेसिस करनी है तो इन कुछ बातों को आपने ज़हन के अंदर रखना है। और सबसे अहम बात ये है कि इन तमाम बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए हमारा जो रिजल्ट है या एम है, वो एम क्या होता है? हमारा एम होता है जी ग्रेटेस्ट सिंपलीफिकेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, कि आपके पास जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसकी आपने बेस्ट तरीके से जितनी पॉसिबल हो सके सिंपलीफिकेशन करनी है इनटू द रेडली अवेलेबल reagents। तो डियर स्टूडेंट, रेट्रोसिंथेसिस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन में यही बताया था कि इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जब भी आपने कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या टारगेट मॉलिक्यूल तैयार करवाना है, आप उसकी रेट्रोसिंथेसिस करते हैं। और रेट्रोसिंथेसिस करने का मकसद ही यही होता है कि आप उस कंपाउंड को या उस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ऐसे रिएजेंट्स ढूंढ सकें जो आपके लिए रेडली अवेलेबल हों, लो कॉस्ट हों और तमाम फिजिबल रिएक्शंस जो आप जानते हैं वो देकर आप अपना टारगेट मॉलिक्यूल तैयार करवा सकते हैं। तो जब भी आपने रेट्रोसिंथेसिस करनी है उसका मेन मकसद होता है ग्रेटेस्ट सिंपलीफिकेशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल, की उस टारगेट मॉलिक्यूल को जितना पॉसिबल हो सके तमाम पॉसिबिलिटीज के साथ, तमाम केमिकल रिएक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आपने उसको रिएजेंट्स के अंदर तोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग फॉर द रेट्रोसिंथेसिस। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात आपको क्लियर ना हुई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आए, और उसके बाद जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि अपलोड होने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह आपका हामी नासिर।